हाय गाइस। आज का टॉप 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ें। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग का है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, ऑप्शन आपका है कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। क्लियर हो गया बात को। आप लोग को मन में आंसर इसका आ गया होगा। अब इसका आंसर हम बोल रहे हैं, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि अब कथक कहाँ का नृत्य है, तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर एक कथकली, कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर सी जो है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। क्लियर हो गया बात को। अब इसमें एक बात और आ रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस राज्य से है, तो बिरजू महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश से। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। एक इसमें प्रश्न और आता है कि बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या है, तो पंडित बिरजमोहन मिश्र। ठीक है, पंडित बिरजमोहन मिश्र, ये इनका पूरा नाम है। बिरजू महाराज का पूरा नाम है पंडित बिरजमोहन मिश्र। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, प्रश्न आपका 2 में है कि किस किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो चारों ऑप्शन है और जितने इसमें खेल दिया है, सबके आपका खिलाड़ियों की संख्या याद रहेगा, तब यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यह प्रश्न बहुत अच्छा था। ठीक है, आप लोग को बन गया होगा। ठीक है, अब हम अपना आंसर दे रहे हैं, किस किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नेट बॉल और पोलो। ठीक है, नेट बॉल और पोलो। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और पोलो में 4 होती है। क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों में तो समान नहीं है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, नेट बॉल और वॉलीबॉल। नेट बॉल में 7 और वॉलीबॉल में 6, फिर क्या है, दोनों समान नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, नेट बॉल और वाटर पोलो। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी, 7, और वाटर पोलो में 7। देखिए ए नेट बॉल में भी 7 है और वाटर पोलो में भी 7 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, खो खो और कबड्डी। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्लियर होगी बात को। तो सारा खेल का हम इसमें खिलाड़ियों की संख्या का जिक्र कर दिए हैं, चर्चा कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीवी का मकबरा कहाँ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बीवी का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए आपका है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है। ठीक है, बीवी का मकबरा आप लोग के मन में आंसर इसका आ गया होगा। तो आंसर इसका बोल रहे हैं, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में अवस्थित है। और औरंगाबाद कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया बात को। अब दूसरी बात आता है कि बीवी का मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो बीवी का मकबरा औरंगजेब बनवाया था। लेकिन इसकी निश्चित तिथि अभी तक जिक्र नहीं किया गया है कि कब बनाया गया था, लेकिन इसको मान लिया गया है। कब माना गया है, 1651 से 1661 के बीच। ठीक है, बीवी का मकबरा को बनाया गया। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है कि बीवी का मकबरा को औरंगजेब बनवाया था, तो किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनवाया था। ठीक है, तो अपनी पत्नी की याद में बनाया था, अपनी पत्नी के याद में बनवाया था। अब बात है कि पत्नी का नाम क्या था, तो दिलरास बानो बेगम। पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, और दिलरास बानो बेगम को रजिया या रबिया दुरानी भी कहा जाता है। ठीक है, रबिया दुरानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर हो गया। और दूसरी बात है, यह जो बीवी का मकबरा बनाया गया है वह ताजमहल की आकृति के जैसा ही बनाया गया है। मतलब जिस आकृति का ताजमहल है उसी के डिजाइन वहाँ जो है बीवी का मकबरा में दिया गया है। क्लियर हो गया। बहुत सारे प्रोसेस में आ गई थी। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन आपका है पृथ्वी, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी मरकरी और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सांझ का तारा या भोर का तारा वेनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा हुआ वेनस, ठीक है, और इसका हिंदी होता है शुक्र। ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व व्यास पृथ्वी के समान है। ठीक है, आकार घनत्व ये सब क्या है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ऐसा ग्रह है कि जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसमें पूछेगा कि शुक्र के कितने उपग्रह होते हैं, तो शून्य, मतलब एक भी उपग्रह नहीं होता। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, सारे ग्रह का अंग्रेजी नाम याद होना चाहिए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में आया उसको हम बोल रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। जैसे मरकरी है तो मरकरी किनका है, बुध का नाम है, अंग्रेजी नाम। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण के बारे में आप लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता है, कब लगता है? ठीक है, हमेशा जो है, इसका आंसर आप लोग के मन में आ गया होगा। हम इसका आंसर बता रहे हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। क्लियर हो गया बात को? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा था, ऑप्शन नंबर बी अमावस्या है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का दिन। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात आता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है। ठीक है, कैसे कैसे कोई पिंड आता है तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? तो याद रखना, कैसे याद करना है कि देखिए ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्लियर हो गया? लेकिन पिंड तीन है, पिंड तीन है, तीन ही मिलकर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनाता है। अब तीन पिंड कौन कौन आता है? एक पृथ्वी आता है, एक सूर्य आता है और कौन आता है, चंद्रमा आता है। क्लियर हो गया बात को? ठीक है, अब इसमें देखा जाता है कि आप लोग जानते हैं कि पूरे पिंड का मुखिया सूर्य है। ठीक है, पूरे पिंड का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य मुखिया है, तो याद रखना है कि सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। तो बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आवे या पृथ्वी आए। ठीक है, चंद्रमा आए या पृथ्वी आए। तो याद रखना कि चंद्र ग्रहण में कभी चंद्रमा बीच में नहीं आता है। तो चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा तो कौन बीच में आएगा? तो पृथ्वी बीच में आएगा, क्योंकि सूर्य तो बीच में आएगा नहीं और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा नहीं, तो कौन आएगा बीच में? पृथ्वी आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। अगर ऐसा डायग्राम रहेगा तो आप चंद्र ग्रहण मारिएगा। ठीक है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा ऐसा रहेगा तो चंद्र ग्रहण मारना है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ऐसा रहेगा तो सूर्य ग्रहण मारना है। क्लियर हो गया? अर्थात पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में अब चलते हैं। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए द्रव का आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी है दूध की शुद्धता, ऑप्शन सी है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ऑप्शन डी है समुद्र की गहराई। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, अब इसमें आंसर कौन होने वाला है जिसकी जिक्र करते हैं। ठीक है, ध्यान करिएगा, हाइग्रोमीटर कैसे याद करते हैं? हमेशा जो है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो याद देखिए कि ना, क्वेश्चन को देखना है, हाइग्रो ग में र मिला हुआ है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में द में र मिला हुआ है। ठीक है, यानी आर्द्रता वाला हमेशा हाइग्रोमीटर। क्लियर हो गया बात को? आर्द्रता वाला हमेशा हाइग्रोमीटर, उधर ग में रहा है इधर द में रहा है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए क्या, अपेक्षिक घनत्व? अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी है दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है समुद्र की गहराई, तो फायदोमीटर से मापा जाता है। क्लियर हो गया बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, विजयवाड़ा एक शहर है जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज और
एक चीज इसमें ध्यान करना है। अब इसमें आ रहा है कि कृष्णा नदी निकलती कहाँ से और गिरती कहाँ। ठीक है, तो याद रखना कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर की एक पहाड़ी है, ठीक है, जिसको कहता घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। ठीक है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर होगी बात को। ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते गंगा। तो गंगा के बारे में पता है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी। कावेरी के बारे में पता है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के बारे में जानते हैं कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से। त्र्यंबक गांव जो कि नासिक में पड़ता है, त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आगा खां कप का संबंध किससे है, आगा खां कप का संबंध हॉकी से। किससे है, हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दूसरी बात आता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के खेल परिसर का नाम क्या है, तो हॉकी खेल परिसर का नाम फील्ड है। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, गोल्फ। ठीक है, अब इसमें आती है प्रश्न, गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं यह निश्चित नहीं है। इस स्पर्धा में कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। ठीक है, और इसके खेल परिसर का नाम क्या है, तो खेल परिसर का नाम है कोर्स। ठीक है, दूसरी बात आता है ऑप्शन नंबर बी आपका पोलो है। पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है, तो पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका है क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है और खेल परिसर का नाम है पिच। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी राकेश शर्मा। ठीक है, तो महिला की जिक्र कर रहा है, महिला की बात कर रहा है और विश्व में कर रहा है। ठीक है, तो विश्व में अगर देखा जाता पहली महिला के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर भारत में पहली महिला के रूप में देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला है और भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष कब गई थी, 2003 में गई थी। और आप लोग को पता है कि कल्पना चावला की मृत्यु भी 2003 में ही हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा के बारे में पता है कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में यह अंतरिक्ष में गई थी और रूस की है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, पूछता है वेलेंटिना तेरेस्कोवा का संबंध किस देश से है, तो आंसर आपका हो जाएगा रूस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं, सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला है, यानी भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई और सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाई है, लगभग 195 दिन, और 2012 में यह अंतरिक्ष गई थी। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन है, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता दो ही होता है, एक दाता और दूसरा ग्राही। तो इसमें आपका क्वेश्चन है रक्तदाता। ठीक है, रक्तदाता हमेशा आप लोग को पता है इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी ओ। ठीक है, रक्तदाता ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है, ए प्लस बी नहीं, ए बी। ठीक है, ए बी को ग्राही कहा जाता है और ओ को दाता कहा जाता है। क्लियर हो गया बात को। ठीक है, चलते हैं। आप लोग से गुजारिश है एक चीज
कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। बहुत सारे सॉल्यूशन में कुछ अलग अलग प्रश्न निकल कर आती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं कौन सा प्रश्न कब पूछा जाएगा और कौन सा प्रश्न आपको रिजल्ट दे देगा, कौन सा प्रश्न आपको नौकरी दे देगा। समझ आया बात को? इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 11वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कौन है? 11वां नंबर प्रश्न आपका है, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और चर्चित प्रश्न है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है, ठीक है। बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए यह चर्चित प्रश्न के रूप में देखा जा रहा है। तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए एच.एस. ब्रह्मा, ऑप्शन बी नसीम जादी, ऑप्शन सी एच.एल. दत्तू, ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में आपको मारना है कौन सा भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त अभी हैं। क्लियर हो गया? तो आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपका इसमें आंसर नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आखिरी भारत के जो अभी जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा, ठीक है। सुनील अरोड़ा, ठीक है। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। क्लियर हो गया बात को? ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेक्टर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेक्टर कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग को प्रश्न का आंसर आ गया होगा कि कल्पक्कम कहाँ है। तो कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, और इंदिरा गांधी सेंटर की स्थापना हुआ था 1971 में हुआ था। क्लियर हो गया? 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था विचार करती है, ठीक है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मतलब क्या हुआ? सब मिला हुआ। सब मिला मतलब हुआ जो प्राइवेट सेक्टर का वो भी है और जो सरकारी सेक्टर का वो दोनों क्या है? मिला हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। निजी एवं सरकारी क्षेत्रों पर, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था किया गया। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर आप लोग का आंसर पता हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए 435, ऑप्शन बी 746, ऑप्शन सी 305, ऑप्शन डी 467, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में आपका एक आंसर है, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आपका आंसर हो गया 746 वाट होता है, ठीक है। और आप लोग को पता है हॉर्स पावर मतलब एचपी मतलब अश्व शक्ति, ठीक है। और अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कौन सा युग्म सही है, ठीक है। यानी कौन सा 4 ऑप्शन में है जो एक सही है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? तो बोन और डेन्यू, ठीक है। रोम साइने, ठीक है। बगदाद तिग्रिस, पेरिस टाइबर, ठीक है। यानी एक नगर का नाम है और एक नदी का नाम है। एक नगर का नाम है, एक नदी का नाम है, ठीक है। तो बोन, ऑप्शन नंबर ए है बोन। बोन किस नदी किनारे है? तो आप लोग को पता है कि बोन जो है राइन नदी किनारे है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेन्यूब लिखा हुआ है। यहाँ होना चाहिए क्या? राइन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बगदाद, हाँ बगदाद सही है। या तिग्रिस नदी किनारे है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी रोम सीएनए लिखा है, ठीक है। तो रोम क्या है? टाइबर नदी किनारे, किसके? टाइबर नदी किनारे, अर्थात आपका सी भी गलत है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ टाइबर लिखा हुआ, ये भी गलती है। तो याद होना चाहिए कि बोन किस नदी किनारे है? तो राइन नदी किनारे है। बगदाद किस नदी किनारे है? तो तिग्रिस नदी किनारे है। रोम किस नदी किनारे है? तो रोम टाइबर नदी किनारे है। पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे, ठीक है। इस प्रकार आपका 15 नंबर प्रश्न हो गया। अब 16 की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एक दिवस आया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका है
ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल। ठीक है, और इस प्रश्न में आपका दो ऑप्शन जो है कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। एक तो 7 अप्रैल हो चुका और दूसरा 15 मार्च है। तो 15 मार्च क्या है? 15 मार्च है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। ठीक है, आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना, यानी लिंगानुपात। ठीक है, यानी लिंगानुपात कब निकाला जाता है? 1000 पुरुष पर कितनी महिला होगी, इसे लिंगानुपात के अंतर्गत रखा गया है। और 2011 का जो जनगणना हुआ उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला। क्लियर होगी बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप लोग का आंसर पता है। यक्षगान हम एक दो वीडियो पहले इसकी चर्चा किए थे। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश आया है। तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा आया है। उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ओडिसी है। ऑप्शन नंबर डी आया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। क्लियर हो गया? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य क्या है, यानी फोर्थ एस्टेट का अर्थ क्या होता है? फोर्थ एस्टेट का अर्थ होता है चतुर्थ स्तंभ, इसका हिंदी होता है। और किसके रूप में लिया जाता है? तो पत्रकार वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पत्रकार वर्ग ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका प्रेस रहेगा। यानी फोर्थ एस्टेट मतलब चौथी सत्ता, मतलब चतुर्थ स्तंभ का संबंध प्रेस से है। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, बराबर एग्जाम में देते रहता। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध पता है आप लोग को कब हुआ है और किसके किसके बीच हुआ है? ठीक है, ये भी पता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था, ये तो पता है। ठीक है, अब बात है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात है, यहाँ आ रहा है कि अकबर की तरफ से सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति उस समय मानसी था। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछता है इस पर। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो मानसी लड़ रहा था, उसमें सेनापति मानसिंह था। क्लियर हो गया? जो कि आमेर का राजा था। ठीक है, तो आमेर जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसलिए उसको लड़ने के लिए मानसी को भेजा गया, जो कि अकबर का सेनापति था। क्लियर हो गया बात को? तो ये आपका ये आज का जो टॉप 20 प्रश्न है। ठीक है, आज का ये टॉप 20 प्रश्न था, आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अपने साथियों को जरूर भेजें। ठीक है, थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।